हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको अप्रैल मैगजीन में इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस कंप्लीट करा चुका हूँ। मैंने 2 यूनिट कंप्लीट करा दिया है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। आज की क्लास में आपकी इकोनॉमी की क्लास शुरुआत हो रही है, यानी प्रॉपरली GS3 मेंस की बहुत सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें मिलेंगी और मेंस पर्सपेक्टिव से भी मिलेंगी। मैं आपको सिलेबस से लिंक करके प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊँगा। पहला आर्टिकल है, भारत में आय और संपत्ति में उच्च असमानता, हाई इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी इन इंडिया। जो ये इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है ना, पहला वाला, आप सिलेबस का पॉइंट नंबर 2 GS3 में आप देखो तो GS3 में आप देखो पॉइंट नंबर 2 तो लिए उस पर लिखा है कि समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे। ठीक है, इस टॉपिक से ये जो है, ये वाला टॉपिक जो है लिंक होता है आर्टिकल। तो अब इसमें हम लोग समझेंगे कि जो आय और संपत्ति में उच्च असमानता की स्थिति बनी, उससे चुनौतियां क्या पैदा हो रही हैं, कैसे उससे निपटा जा सकता है, समाधान क्या है। विरासत टैक्स के बारे में भी जो चर्चा चल रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो रिपोर्ट्स आई हैं कि सुर्खियों में, कि कई रिपोर्ट्स में, और इस पर यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है मेंस के PYQ को आप क्या करो कि BPSC का, UPPCS का, UPSC के, ये मेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसको आप देखा करो। इस पर आय में असमानता पे सवाल पूछा गया है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम PYQ आप देखो। मैं सिलेबस से तो लिंक करा दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं करा दूंगा, लेकिन आप PYQ को खुद देखो थोड़ा सा। तो कई रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में आय और संपत्ति के मामले में जो उच्च असमानताएं व्यक्त की गई हैं, रेखांकित की गई हैं। ऐसे में जो आर्थिक असमानता क्या होता है कि धन का जो है ना, मनी का पावर, जो रिसोर्सेज का कुछ के हाथों में संकेंद्रित होता है, कंसंट्रेट हो जाता है, और धन का जो पुनर्वितरण पे फिर से चर्चा जो है इस पर मतलब शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे को काफ़ी जोर शोर से उठाया था। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत जो है सबसे अधिक असमानता वाले देशों में से एक है। यहाँ अमीर बहुत तेज़ी से और अमीर होते जा रहे हैं, और वहीं जो गरीब व्यक्ति है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन में जो लोग आते हैं, वो अभी भी न्यूनतम मजदूरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेसिक जो है उनकी नीड नहीं पूरी हो पाती है। तो ये एक सच्चाई है, इसमें कोई वो झूठ या परसेप्शन वाली बातें है ही नहीं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में अगर देखा गया तो देखा गया कुल आय में सबसे धनी जो 1% लोगों की जो आय है, उसकी हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई है। और देखें तो सबसे कम आय वाले 50% लोगों, उसकी आय लगातार कम हुई है। और सबसे धनी जो 5% व्यक्ति हैं भारत में, उनके पास देश की 60% से अधिक जो है वो संपत्ति है। तो ये आप जान सकते हैं बहुत खतरनाक स्थिति है। और ऐसे में अगर हम देखें तो इसमें ये डेटा को आप चाहें तो इससे आप बहुत सारे आंसर्स की जो है ना, समावेशी विकास को लेकर के या आय और संपत्ति के जो असमानताएं की बात की जाएंगे, तो इस पर आप डेटा से अपने इंट्रो में या फिर बॉडी में ही इस सब चीज़ों को पुट कर सकते हैं आंसर्स में। जो आय की असमानता में एक और डेटाबेस है, विश्व असमानता डेटाबेस 2022-23 के अनुसार देश की जो कुल नेशनल इनकम है, उसमें 22.6% हिस्सा क्या है, धनी जो लोग हैं 1% लोग, उनके पास है। ठीक, और ये अनुपात जो है ना, भारत में विश्व के शीर्ष जो देश हैं सबसे शीर्ष पे आता है, क्योंकि ये USA से भी अधिक है। शहरी ग्रामीण असमानताएं काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर देखें तो भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति जो उपभोग व्यय है, जो व्यक्ति मतलब देखें तो एक व्यक्ति जो है औसत तरीके से एक माह में कितना उपभोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 3,773 रुपये, वही शहरी में सीधे 102 है। पारिश्रमिक के स्तर पर देखें तो लैंगिक भेदभाव भी है और असमानता है। विश्व असमानता 2022 की रिपोर्ट ही बताती है कि जितना कुल श्रम है उसमें आय का 82% कितना हिस्सा है पुरुष कमाते हैं, और मात्र महिलाएं क्या है 18% कमाती हैं। कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण वाले चीज़ में ये भी डेटा को आप लिख सकते हो। ये सबसे बड़ा कारण है कि जब आय ही नहीं रहेगा, वो आर्थिक मामलों में सशक्त ही नहीं रहेंगी, तो डिसीजन या लेकर के अनेक प्रकार की जो स्थितियां हैं असमानताएं की वो पैदा होंगी। वो सब चीज़ें आपको पता है। तो जो ये आय की जो आर्थिक असमानता जो बढ़ रही है ना, कहीं उसके पीछे कारण क्या है, कौन से जो उत्तरदायी कारण है जो उसके पीछे जो है, तो देखें तो असमान आर्थिक समृद्धि। यानी क्या है कि जो आर्थिक समृद्धि है ना, इसका लाभ सभी को इक्वल तरीके से नहीं हुआ है। जैसे कि कुछ राज्य और कुछ सेक्टर को अधिक लाभ होता है। ठीक, जैसे कि जो अगर देखें तो सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर जो है पूरी GDP में 60% का योगदान देता है। मुख्य रूप से उसमें देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे, और ये भी कुछ राज्यों में केंद्रित है। वहीं अगर आप देखो तो सीधे सीधे जो है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लो, कृषि सेक्टर, उसका जो हिस्सा है वो लगातार GDP में घट रहा है। वो एक घाटे का, खेती जो है ना घाटे का सौदा बन चुकी है। हालांकि सबसे अधिक जो इसमें जो रोजगार यानी कि जो संलिप्त लोग हैं, सबसे अधिक एग्रीकल्चर में है।
तो ये स्थितियाँ हैं। जैसे यूपी के संदर्भ में मैं बताऊँ, खासकर थोड़ा सा यूपी के संदर्भ में मैं बात कर लूँ, तो यूपी को आप ये नक्शा देख रहे होगे, ये जो एनसीआर का रीजन है, इस रीजन में जैसे नोएडा हो गया, ये सब मेरठ वगैरह इधर से आप आते हैं ना, बागपत शामली से होते इधर से एनसीआर जो रीजन है, मुजफ्फरपुर वगैरह, तो मुजफ्फरनगर वगैरह, तो ये सारे जो पूरे जो रीजन्स हैं एनसीआर जो आते हैं, इस क्षेत्र में देखो तो आपकी, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बता रहा हूँ विशेष, तो इसमें आपका देखो तो जो ये आर्थिक तौर पे या मतलब जैसे नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर, ये एकदम वहाँ पे आईटी हब बन चुका है एक तरह से। सारे जो दिल्ली एनसीआर के रीजन्स के सबसे टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, टॉप मोस्ट ब्रांड्स हैं, सबके ऑफिसेज हैं, सबके जो है वहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। तो ये जो रीजन है ना काफ़ी अधिक विकसित हो चुका है, इसका जो योगदान भी है यूपी के जीडीपी में सबसे अधिक है। वहीं अगर जो पूर्वी इलाका है, जो पूर्वांचल कहलाता है, ये सबसे पिछड़ा है, सबसे अधिक यहाँ पे भूखमरी की स्थिति है, सबसे अधिक बेरोजगारी है, सबसे अधिक बेकारी है। बुनकर भाई भी यहाँ पे अधिक लोग होते हैं, तो इसमें भी बहुत समस्याओं का सामना। यहाँ पे रोजगार भी, इंडस्ट्रीज भी नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया सब यहीं इधर ही है। तो ये क्या, इसी तरह से आप बिहार में भी देख लो, तो बिहार में भी जो होता है ना कि आप अगर इसी तरह से परसेंटेज निकालो सब में, तो हर स्टेट में ऐसा क्या है कि संकेंद्रण कहीं कुछ जगह पे है। व्यापक तौर पे अगर होता तो फिर क्या होता ना कि ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का या फिर जो इनकम का, वो कहीं ना कहीं होता, लेकिन ये संकेंद्रण ही सबसे बड़ा घातक है। तो यहाँ क्या बात हो सकती है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात यहाँ पे हो सकती है कि हर जगह इसका जो है स्पिल ओवर इफेक्ट को प्रभाव करने के लिए इसको दिया जाए, इस तरह से रिसोर्सेज का बंटवारा हो, तो ये बात उभरेगी। अभी कोविड-19 महामारी भी जो है सबसे बड़ा कारण था ये आर्थिक असमानता के लिए। बहुत सारे इसमें जो है निर्धन सबसे जो 50% उसकी संपत्ति में कमी आई और अरबपतियों की संख्या बढ़ी। टैक्स की जो प्रणाली है ना, कॉर्पोरेट टैक्स, ये बड़ा खतरनाक है। आप समझो ये मुद्दा क्यों उठता है कि सरकार ने देखो कॉर्पोरेट टैक्स के रेट को 30% से घटाकर 22% कर दिया और जीएसटी और वगैरह को सभी चीज़ों पे काफ़ी अधिक उसको लगाया। यानी जीएसटी और जो वस्तु सेवाओं पे जो उत्पाद शुल्क है, इसको कौन देता है? आम नागरिक देते हैं, सब्सिडी देते हैं, और वो बराबर अच्छे खासे मात्रा में देते हैं। जबकि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 30% से घटाकर 22% कर दिया गया। अब ये बताओ कि इससे सबसे अधिक कमा वो रहे हैं, टैक्स का रेट सबसे अधिक वहाँ पे कम हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं ना, ये तो देखो आप इसमें जीएसटी में, कुल जीएसटी में 64% हिस्सा सबसे 50% जो गरीब आबादी है उससे एकत्रित किया गया, और केवल 4% का हिस्सा सबसे धनी जो 10% लोग हैं उससे एकत्रित किया गया। डेटा कितना खतरनाक है, ये मेरा डेटा तो है नहीं। गुणवत्ता शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव भी है। तो एक पीढ़ी में अगर आप देखो ना, गरीबी का दुष्चक्र कैसे होता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, वो बीमार है और जब उसकी पीढ़ी, जब मान लो उसका बच्चा, शादी हुआ, बच्चा हुआ, तो फिर इसके बाद जो है ना उसके जो बच्चे होंगे उसकी परवरिश, बीमार तो एक तो खुद भी बीमार है, तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा कहाँ से आएगा, अपने यहाँ से खर्च करेगा। मान लो सर्विस कर भी रहा है, नौकरी कर भी रहा है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी कर रहा होगा, उसमें दवा के में खर्च कर देगा वो। इसके बाद मान लो स्वास्थ्य सेवाएं उतनी तो ठीक है नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्च आप जानते ही होंगे, और शिक्षा की आप स्थिति देख ही रहे हैं क्या है हालत। वर्तमान में पेपर लीक और लेकर के तमाम जो चीज़ें सब नरक हो चुकी हैं। तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं हैं और ये वास्तविकता है। इससे ये आपका हक है कि इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं। तो बात ये है कि अगर मान लो ये दुष्चक्र में फंसा रह गया और उसका परवरिश नहीं कर पाया, बेटा जो है उसका, जब बच्चे जो है उसके अच्छे, बेटी जो है वो अच्छा शिक्षा नहीं ले पाएंगे। जब अच्छा शिक्षा नहीं ले पाएंगे तो वो, उनके पास स्किल्स का अभाव होगा, उनके पास एजुकेशन का अभाव होगा, वो किस जगह काम करेंगे? वे तो लेबर फोर्स के तौर पर काम करेंगे, एक लेबर के तौर पर काम करेंगे, अनस्किल्ड वर्कर के तौर पर काम करेंगे। उसकी स्थिति आप जानते ही हैं। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी अगर देखें तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें जो है गरीबी का दुष्चक्र घेरे रह रहा है। वर्ल्ड इक्वलिटी लैब के अनुसार भी कि शिक्षा के कमी कारण कुछ लोग जो है कम पारिश्रमिक वाली नौकरियों में ही नियोजित रहकर रह जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि सबसे गरीब 50% और मध्यम वर्गीय जो 40% इस सेक्टर में जो है लोगों की, भारतीयों की वृद्धि हुई है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। और अगर देखें तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इससे अधिक देखें तो मतलब इससे सबसे अधिक सुधार किसको लाभ हुआ? तो दूरसंचार और नागरिक विमानन क्षेत्र को हुआ, जबकि कृषि और लघु क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं उपेक्षित रहे हैं। ठीक, भारत में अगर देखें तो सबसे बड़ा कार्यबल कहाँ पे हिस्सा है? तो कृषि और लघु कार्यों में कार्यरत है, लघु उद्योगों में। और आमतौर पे देखें तो सबसे कम यहाँ पे आय भी होती है। सामाजिक सुरक्षा कोई गारंटी होती नहीं है। फसल आई, भूगा, क्या पता बारिश हो गई, ओले पड़ गए, सब बह गया, काम खत्म। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत सारे लाभार्थी हैं, आप उसकी ड्रॉबैक्स को आप जानते ही होंगे। बीमा को क्लेम करते रहो, बीमा कंपनियां क्लेम ही नहीं लेंगी, तो समस्याएं बहुत सारी हैं।
तो ऐसे में आर्थिक असमानता को कम करने के लिए कुछ सरकार अपने स्तर पे तो उपाय करेगी। तो आर्थिक असमानता का पहले उपाय से पहले प्रभाव को, ये बड़ा बढ़िया फ्लो चार्ट बनाया गया है यूपीएससी मेंस के सवाल में, इसको आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, यूपीपीसीएस में भी यूज कर सकते हैं या बीपीएससी वगैरह में भी लिखें। आर्थिक असमानता का प्रभाव, तो अगर आप देखो तो गरीबी अभाव का जो है दुष्चक्र जारी रहेगा, सामाजिक असंतोष और संघर्ष में वृद्धि होगी, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट बाधित होगा। अगर देखें तो सामाजिक गतिशीलता में कमी आएगी, राजनीतिक अस्थिरता की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और आर्थिक समृद्धि में भी कमी होगी। ये इसके आर्थिक असमानता के जो है प्रमुख प्रभाव जो है ये कहीं ना कहीं ये देखने को मिलते हैं। तो आर्थिक असमानता को कम करने के लिए सरकार ने कुछ प्रभाव किए, जैसे समावेशी विकास। अब आप इसको लिखना है ना, तो पहले आप क्या करोगे कि उपाय, तो उपाय में एक समावेशी विकास, दूसरा आपका हो गया वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा, अब इसमें कुछ कुछ योजनाओं को बताओगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा ये जो आपका पूरा जो आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर होगा ना बड़ा अच्छा से हो जाएगा। मैं आपको नोट्स बना के आपको आज या कल मैं आपको जो एक वीडियो बनाऊंगा कि विजन आईएएस के मैगजीन से नोट्स कैसे बनाएं। उस नोट्स के वाले कैसे बनाएं उस वाले वीडियो को आप देखना। मुझे उम्मीद है कि उस तरह से अगर आप नोट्स बनाओगे ना, बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे, और छोटे से, और वो आपके नोट्स जो होंगे ना वो बहुत हैंडी होंगे, वो बार बार आप रिवीजन भी कर पाओगे, वो अच्छे होंगे। तो समावेशी विकास में अगर देखें तो दीनदयाल उपाध्याय जो है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण परिवार होंगे उनको स्वरोजगार और कौशल आधारित श्रम रोजगार के उपलब्ध कराए जाएंगे और गरीबी को कम किया जाएगा। कुछ अन्य पहल में जैसे मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, कौशल भारत मिशन हो गया। वित्तीय समावेशन पे भी एक योजना शुरू की गई, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें कि बच्चों जो लोग थे बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक जो है उसमें बैंकिंग और बचत, बीमा, रेमिटेंस वगैरह सेवाएं उपलब्ध करानी थी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी शुरू की गई थी, हालांकि इसका मुझे कुछ बहुत उपयोग तो दिखा नहीं। और स्टैंड अप इंडिया योजना वगैरह भी है, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भी कुछ किए गए, जैसे अटल पेंशन योजना है जिसमें 18 से 40 वर्ष, ये जो है एक एग्जाम था, किस एग्जाम में मैंने कहीं देखा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था, असंगठित क्षेत्र का जो आयु वर्ग के श्रमिक हैं किसने 18 से 40 उसके लिए अटल पेंशन योजना है। ये वृद्धावस्था पेंशन की आय सुरक्षा देती है। इसी तरह से कुछ अन्य पहल जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक। इसी तरह से अगर देखो तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई है। जैसे कुछ वन स्टॉप सेंटर जैसे स्वाधार योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, शायद इस पे सवाल यूपीएससी प्री में पूछा हुआ है ना, हाँ इसी शायद इसी पूछा हुआ है, ठीक। और इसके बाद संधारणी विकास के लिए राष्ट्रीय संधारणी कृषि मिशन शुरू किया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका उद्देश्य यही है कि जो कृषि कार्य है ना उसको प्रोडक्टिव बनाया जाए, उसको सस्टेनेबल बनाया जाए, इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए और क्लाइमेट के जो है उसको अनुकूल हो, ठीक। तो इस तरह से कृषि कार्य को बनाना है। तो कुछ अन्य पहल भी है जैसे राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन और जो सौर ऊर्जा वाली जो ये योजना शुरू की गई है उसको भी आप लिख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना और सौर ऊर्जा वाली जो हाल फिलहाल में योजना शुरू की गई है इसको आप भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और संपत्ति, तब ऐसे में बात होती है ना कि जब संपत्ति और आय के स्तर पे जब असमानता है तो उसको दूर करने में मौजूदा कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, ये चुनौतियाँ मेंस में पूछ सकता है। तो इन चुनौतियों में देखें सबसे बड़ी चुनौती है कि जनसंख्या का आकार और विविधता भारत में काफ़ी अधिक है। भारत में 1.3 बिलियन से अधिक विशाल और विविधतापूर्वक आबादी है। ऐसे में अगर देखें तो पूरी आबादी के लिए एक इफेक्टिव पॉलिसी को लागू करना एक बेहद बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। सामाजिक असमानताएं भी हैं, जैसे जाति के आधार पर, लैंगिक आधार पर और भेदभाव के आधार पर आर्थिक असमानताएं अभी भी बनी हुई हैं। सीमित संसाधन है, भारत के पास संसाधन बहुत सीमित है। गवर्नेंस और उसके क्रियान्वयन से जुड़ी बहुत सारी चुनौती से गवर्नेंस की दक्षता में कमी आना, भ्रष्टाचार, नीतियों कार्यक्रमों का सही से क्रियान्वयन नहीं होना एक बहुत चुनौती है। स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स उसका विरोध होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो होते हैं, जैसे कि अभी जैसे जीएसटी हुआ तो जीएसटी में भी विरोध हुआ। जीएसटी में प्रभावी तौर पे अगर देखें तो सरकार ने राय विमर्श और मशवरा भी नहीं किया क्योंकि उसके निहित स्वार्थ थे, ये सच बात है, इसमें झूठ क्या ही बोलना। तो निहित स्वार्थ कारण जो यहाँ पर लिखा है, भूमि सुधार, श्रम सुधार, प्रोग्रेसिव टैक्स जैसे जो स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स होते हैं उसका विरोध किया जाता है। तो ये भी एक चुनौती है जो कि आय असमानता को बनाए रखी है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, तो आगे की राह में आप लिख सकते हो समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऐसी पॉलिसीज को बनाना है जो कि विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों पे हाशिए पर रहने वाले जो मार्जिनाइज सेक्शन है उस पर रहने वाले लोगों को अवसर पैदा करे, रोजगार के, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा दे। और सबसे बड़ी बात है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो इनइक्वलिटी की खाई है उसको पाटने के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करें। शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल तक पहुंच को उपलब्ध कराना, बजटीय आवंटन,
क्वालिटी एजुकेशन, और ये सभी जो उपाय होते हैं ना, ये सभी क्या होते हैं कि गरीबी और जो असमानता के चक्र को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो सोशल जो सिक्योरिटी का कवरेज है उसको बढ़ाना है, जैसे कि पेंशन, सब्सिडी, कैश ट्रांसफ़र वगैरह, इन सब चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। भारत के अमीर लोगों पर टैक्स लगाना, अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ये अमीरों पर टैक्स कम है, तो अमीरों पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाओ आप। अगर आप यहाँ पे डेटा देखो तो अरबपतियों पे केवल उनके 1% का संपत्ति टैक्स लगा दें तो प्रमुख सरकारी योजनाओं का फाइनेंस किया जा सकता है और आर्थिक असमानता भी कम हो सकती है। तो ये तो करने वाली नहीं है सरकार, क्योंकि फंड चाहिए, फंड केस लिए चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। चुनाव लड़ेंगे लोग तभी तो जीतेंगे ना, तभी तो सत्ता में आएंगे ना। सब तमाम चीज़ें हैं, इसीलिए बोलते हैं ना कि अपराधी और अरबपति का जो गठजोड़ है भारतीय राजनीति में, वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक प्रभावी है। तो ये सच बात है, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब हवाई हाइपोथेटिकल बातें हों। असमानताओं को जारी रखने के लिए कई सारी क्या है जो सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएं, जैसे कि लैंगिक असमानता, जाति आधारित बहुत सारी जो बाधाएं हैं, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, तभी असमानताएं कम होंगी। वरना सच बता रहे हैं, भारतीय जो समाज है ना, वो काफ़ी अधिक अभी भी पूर्वाग्रह और जकड़नों से ग्रसित है। यहाँ पे आप आगे बढ़ना चाहो तो आपको टांग खींचने के लिए 10 लोग मौजूद हैं। पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इसमें कहीं ना कहीं एक पूरा होता है ना कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इसमें भी करना है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम इसमें जो है आय और असमानता के जो स्तर को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आता है, इसमें इसी में जो है कि इनहेरिटेंस टैक्स एज अ टूल ऑफ वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, धन का जो पुनर्वितरण है उसके साधन के रूप में विरासत कर। इसकी जब बात क्यों उठी, क्योंकि जो है ना कि सैम पित्रोदा है, मैं नाम लेके बता रहा हूँ क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। एक कॉन्टेक्स्ट इसका क्या था, लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और लोकसभा के चुनाव जो है सैम पित्रोदा उस वक्त भारतीय इंडियन ओवरसीज नेशनल कांग्रेस के ऐसे कुछ जो है उसके जिसका जो मैंने भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस के ये बाहरी जो देशों में जो शाखाएं हैं उसके एक अध्यक्ष हैं, वो ओवरसीज कांग्रेस के थे, अब नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी विवाद के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उन्होंने एक बयान दिया था संपत्ति टैक्स पे, विरासत कर पे बात किया था, इनहेरिटेंस टैक्स पे। तो विरासत कर की जब बात हुई थी ना, इसी पे जो है भाजपा ने मुद्दा बना लिया और भाजपा ने ये बताया, मतलब बहुत सारे बयानबाजी हुई थी, बयानबाजी पे नहीं जाना है आपको। तो ये कॉन्टेक्स्ट उसी वक्त आया था, मतलब इसका जो विवाद था ये पूरी चीज़ें चर्चा में उसी वक्त आई थी और उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ था। चुनाव में बहुत सारी बातें इस पर हुई थी, तो उस पर नहीं जाना है, हमें पढ़ना है लॉजिकल चीज़ें जो कि आपको जानना चाहिए। सुर्खियों में क्यों रहा कि आर्थिक असमानता को कम करने के लिए यूएसए के कुछ प्रांत में जो इनहेरिटेंस टैक्स लगाए थे, विरासत कर लगाए गए थे, तो भारत में विरासत कर प्रणाली की लागू करने पर चर्चा हो रही थी। तो इनहेरिटेंस टैक्स होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तो उसके जो उत्तराधिकारी होंगे उसको विरासत में कुछ ज़मीन जायदाद या जो संपत्ति तो मिलेगी, उस पर विरासत टैक्स लगाया जाता है और ये एसेट टैक्स से अलग होता है। एसेट टैक्स क्या होता है कि मृत व्यक्ति की संपत्ति पे और या एसेट पे कुल टैक्स होता है, कुल मूल्य पे। जैसे होता है ना, देखो आप इसको, ये जो एसेट टैक्स होता है ना, वो जो डेड बॉडी जो पर्सन होगा उसकी संपत्ति एसेट पे टोटल जो उसका मूल्य है उस पर लगाएंगे। जबकि जो इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है कि उत्तराधिकारी को जो मिली है विरासत में जमीन जायदाद या संपत्ति, उस पर टैक्स लगाया जाता है, विरासत टैक्स। ठीक है, तो अभी देखें तो कई सारे देशों में इसको अपनाया गया, जैसे कि विरासत टैक्स की दर कहीं जापान में 55%, कोरिया में 50% है। तो भारत में ऐसा कोई इतिहास तो नहीं है, भारत में वर्तमान में ऐसा टैक्स नहीं लागू है। 1953 में एसेट ड्यूटी लगाई गई थी, फिर इसकी दर 85% पहुंच गई थी, काफ़ी अधिक अलोकप्रिय हो गया, तो फिर इसे 1885 में हटा दिया गया। फिर इसके बाद इसकी जगह गिफ्ट टैक्स या वेल्थ टैक्स भी लगाए गए थे और ये भी सब चीज़ें हैं। अगर देखें तो उपहार कर के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये से अधिक का मूल्य का उपहार को भी प्राप्त करता है तो अन्य स्रोत से इसे आय के रूप में गिनते हैं लोग और इस पर टैक्स लगाया जाता है। लेकिन अगर देखें दान में या विरासत में या रिश्तेदार में या शादी के बाद जो मिलता है, शादी के उपलक्ष्य उपहार मिलता है, उस पर नहीं होता है। ठीक, तो विरासत कर के लाभ क्या है, विरासत कर के प्रभाव क्या पड़ेंगे, निष्कर्ष क्या होगा, ये सब चीज़ें मेंस की हैं। ठीक है, इसमें प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से कुछ भी नहीं है। तो विरासत कर के का लाभ ये होगा, राजस्व में वृद्धि होगी, कर राजस्व में, गरीब लोगों के उत्थान के लिए सोशल सेक्टर में जो फाइनेंस हो वो अधिक बढ़ सकता है, संपत्ति में असमानता को कम करेगा, धन के संकेंद्रण को कम करेगा और आर्थिक असमानता को भी कम करेगा, मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्या होगा, मेरिटोक्रेटिक समाज को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि संपत्ति पे जब कर लागत सुनिश्चित करेंगे तो जो सफलता होगी वो क्या होगी कि जो मतलब पारिवारिक संपत्ति विशेषाधिकार की बजाय क्या होगी, व्यक्तिगत प्रयास, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर ही मिलेगी। ठीक है, तो ये भी मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा मिलेगा। अगर कहीं देखें तो निवेश को उत्पादक गतिविधियों में लगा सकते हैं। जो धनी व्यक्ति होंगे अपने जीवन काल में धन को केवल क्या करेंगे कि वो
सुरक्षित न करके उत्तराधिकारियों के लिए, बल्कि उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि मतलब उत्पादक गतिविधियों में प्रोत्साहन मिलेगा, कहीं ना कहीं कैपिटल जो चीज़ें होंगी वो फॉर्मेशन होगा उसका। पीढ़ी दर पीढ़ी जो असमानता हो रही है ना, उसके दुष्चक्र से मुक्ति भी मिल सकती है इस पर। तो इसके प्रभाव भी पड़ सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेंगे कि कर चोरी बढ़ेगी। जैसे कर की हाई रेट होगी तो टैक्स इविजन या टैक्स एविडेंस, ये तमाम जो होते हैं ना, ये तरीके हो जाएंगे। जैसे कि अलोकप्रिय होगा, अपवंचन और कर के बचाव के जैसे तरीकों का इस्तेमाल होगा। बचत और निवेश हतोत्साहित होगा, बचत भी कम होगा, लोग संपत्ति का संचय करने में रुचि नहीं रखेंगे, लोगों को कड़ी मेहनत और करने से हतोत्साहित करेगा। ये व्यवसाय पे प्रभाव पड़ सकता है। दोहरे कराधान से जुड़ी चिंताएं तो इसकी हैं ही। तो ऐसे में क्या है, निष्कर्ष के तौर पे इसको आप थोड़ा सा देखो तो जो विरासत कर है वो संपत्ति के स्तर पे असमानता को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है, लेकिन इसके जो क्रियान्वयन होगा उससे उत्पन्न होने वाले अवांछित परिणामों से हमें सावधानी तरीके से संतुलन बनाने की जरूरत है। क्योंकि कर चोरी की रोकथाम के लिए प्रावधानों को अपनाते हुए अच्छे तरीके से अगर डिजाइन की जाए तो उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसे मत देखें तो सामाजिक जो कार्यक्रम होंगे उसके राजस्व जुटाने और संपत्ति के स्तर पर समानता को बढ़ावा मिलेगा, किंतु इसकी अलोकप्रियता के कारण जो है कहीं ना कहीं सरकारें भी इस पे जो है विचार करने से बचेंगी। इस पे कहीं ना कहीं इस पे अभी भारत में तो आम सहमति बन ही नहीं सकती है। तो ये चीज़ें हैं। भारत में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझो कि इस पे हमको सिलेबस से लिंक करना, तो कैसे लिंक करेंगे, तो आप यूपीएससी के GS3 का सिलेबस उठाना। GS3 का सिलेबस, GS3 के सिलेबस में आप पॉइंट नंबर 1 पहला पॉइंट को आप देखना। पहले पॉइंट पे अगर आप आओ तो ये टॉपिक लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, प्लानिंग, संसाधन जुटाने, विकास, और इसके बाद रोजगार से संबंधित मुद्दे, डायरेक्ट लिखा है रोजगार से संबंधित मुद्दे, और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। इस पे यूपीएससी मेंस में सवाल बने हैं, प्रीलिम्स में भी सवाल बनते हैं। तो रोजगार से संबंधित मुद्दे जो है यूपीएससी मेंस में सीधे डायरेक्ट जो है सिलेबस में दिया हुआ है। तो भारत में बेरोजगारी पे बात इस आर्टिकल में की जा रही है। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि एक प्रतिष्ठित आईआईटी थे, उसमें कैंपस प्लेसमेंट में जो ग्लोबल आईआईटी एलुमनी सपोर्ट ग्रुप है, उसके हालिया आंकड़ों ने भारत के जो बेरोजगारी के बारे में जो चिंताएं हैं ना उसको बढ़ा दिया है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी जो है भारत की बेरोजगारी की स्थिति देखें तो इसको आप डेटा को कुछ डेटा को तैयार कर सकते हैं, 2-3 डेटा। जैसे कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसकी देखें तो बेरोजगारी दर मार्च 2024 में अगर देखें तो मार्च 2024 में 7.4 थी, अप्रैल में 8.1% हो गई। एनएसएस एकदम लेटेस्ट डेटा है ये। एनएसएसओ का डेटा देखें तो कैलेंडर 2023 के अनुसार पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है इसके अनुसार हमारी भारत में बेरोजगारी दर थी वो 3% थी, और अभी 2023 में अगर मतलब ये 3.1% थी, और ये क्या है कि वैश्विक बेरोजगारी से कम थी। ठीक, अगर इसमें देखें तो भारत में शहरी बेरोजगारी, इसी बेरोजगारी में तो 5.2%, और ग्रामीण जो है वो मतलब ग्रामीण रोजगारी से इतने परसेंट अधिक थी, 2.4%। और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार ही जो है कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए महिलाओं की जो श्रम बल भागीदारी है कितनी है, 41%। इस डेटा को आप याद रखना। इसी तरह से आप एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख सकते हैं, सेंटर साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट फॉर जॉब एंड रिजिलियंस। इसमें बताया गया कि महिलाओं के लिए औसत से कम रोजगार अनुपात हैं। ठीक, आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन एम्प्लॉयमेंट 2024 रिपोर्ट के अनुसार हर 3 बेरोजगार व्यक्ति में से एक युवा शामिल है। ये डेटा बताया जाता है। तो ये सारे डेटा हैं। ये डेटा जो है आपको क्या रख सकते हैं, इसको मेंस में आप इसमें से कहीं 2 डेटा को रख लो आप। जैसे कि आप रख लो आईएलओ की, विश्व बैंक की, और इसका सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी का देख लो। ठीक है, इसको देख लो। बेरोजगारी दर को आप देखो, ये जो आपका एनएसएसओ का सरकारी डेटा है, इस ग्राफ को आप चाहो तो बना सकते हो वैल्यूडेशन के लिए। हालांकि इसमें जब क्वेश्चन के अनुसार ही जब पूछेगा तभी, अनावश्यक नहीं बनाना चाहिए। तो भारत, ये वाला टॉपिक जो है ना रोजगार संबंधी मुद्दे, तो इसमें अगर देखो तो भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है इसको समझेंगे। बेरोजगारी संबंधित कुछ अन्य संकेतक क्या हैं, सरकार इसकी दिशा में क्या काम उठाई है, और आगे की राह क्या हो सकती है। तो इस तरह से हमारा मेंस का टॉपिक जो है एक तैयार हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है, उच्च जनसंख्या वृद्धि। विश्व बैंक ने चेतावनी दिया कि भारत में जो क्या है दक्षिण एशिया में कि बहुत अधिक जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग कर नहीं पा रहे हैं, और काफ़ी अधिक जो है जनसंख्या वृद्धि हो गई है। तो ये समस्याएं हो गई हैं। निरक्षरता काफ़ी अधिक है। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार है कि प्रगति तो हुई है, पर हायर एजुकेशन में जो हमारी उपलब्धि उसका स्तर निम्न है। शैक्षिक गुणवत्ता भी चिंता का विषय है। तो ऐसे में रोजगार में जो युवाओं को रोजगार पाने में काफ़ी अधिक चुनौती हो रही है। कौशल की कमी है, और कौशल के विकास में भी चुनौतियाँ हैं। ठीक, तो केवल 4.7% जो कार्यबल है उसने ही कोई औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। जो हमारा
नेशनल स्किल डेवलपमेंट निगम जो है, इसने 2010 से 2024 के बीच में जो कौशल की कमी का अध्ययन किया तो बताया कि केवल जो है कि सभी 29.82 करोड़ जो कार्मिक हैं टोटल, उनको कौशल की, पुनः कौशल की और उन्नत कौशल अप स्किलिंग की आवश्यकता है। मैंने कौशल विकास पे एक आर्टिकल भी लिखा था, आपको मैंने शेयर किया हुआ टेलीग्राम पे बहुत पहले ही, मैं फिर से शेयर कर दूंगा, आप इसको देखना। उसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने बताया। तो ये प्रधानमंत्री ने इस पर बार बार जोर दिया था, ये अच्छी चीज़ है, कौशल विकास की बात करें आप, किंतु उसके लिए सरकार ने जो उपाय किए हैं और वो इसका इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो बड़ा कमज़ोर है। ये बहुत कमज़ोर है और बहुत खतरनाक इसकी स्थिति थी कि ये मतलब एक तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया ये। ठीक, तो इसको देखने अब यहाँ पे बात यह है कि कौशल प्रशिक्षण के विस्तार में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कम सारे प्रशिक्षण हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो है सोशल जो इंक्लूजन है उसका निम्न स्तर है। और अगर देखें तो स्किल इंडिया पे जो सुधार पे गठित शारदा प्रसाद समिति है, ये आपको मेंस में लिखना है, इसको मैंने ग्रीन हाईलाइट किया, इसको आप नोट कर लो कॉपी में, एकदम वैल्यू एडिशन यही है। शारदा प्रसाद समिति, इसने कौशल विकास में इंस्टीट्यूशनल कमियों को रेखांकित किया था ध्यान, लेकिन इस पर क्रियान्वयन अभी तक बाकी है। नोट कर लेना, ग्रीन से इसीलिए इसको हाईलाइट किया हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शारदा प्रसाद समिति, लिखोगे नंबर मिलेगा। और मैंने अपने आर्टिकल में भी इसका जिक्र किया है, इसके कुछ सारे रिकमेंडेशन है, मैंने आर्टिकल में जिक्र किया, मैं आपको आर्टिकल शेयर करूंगा टेलीग्राम पे। और देखें तो रोजगार बाजार पे ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ चुका है। विनिर्माण कार्यों में पूंजी की जरूरत बढ़ गई है, तो ऑटोमेशन की मदद ली जा रही है। ऑटोमेशन से लागत में कमी आती है, दक्षता भी बढ़ती है, समृद्धि भी बढ़ती है, रोजगार इसीलिए कम हो रहा है। देखें तो अनुमान 69% नौकरियों को ऑटोमेशन से खतरा है भारत में। कुल उद्योगों में रोजगार की मौसमी प्रकृति भी है, जैसे कि अगर देखें तो कुल कार्यबल का 45% जो हिस्सा वो कृषि और सहायक क्षेत्रों में लगा हुआ है। कैजुअल और अनौपचारिक श्रम में देखें तो क्या है कि जो औपचारिक क्षेत्र में नियमित रोजगार की कमी कारण व्यक्ति क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र में काम होने पर मजबूर हो जाता है, तो कम वेतन मिलता है और वेतन और पारिश्रमिक भी नियमित और समय पर नहीं मिलता है। ठीक, तो ये भी चीज़ें हैं। तो भारत में अगर देखें तो जो श्रम मार्केट है, लेबर मार्केट है, इसको मुख्य रूप से अनौपचारिक सेक्टर में माना जाता है, क्योंकि यहाँ 90% जो वयस्क और युवा है इसी में नियोजित है, अनौपचारिक सेक्टर में ही। ठीक, तो अगर हम देखें तो रोजगार और बेरोजगारी समेत कुछ संकेतक हैं जिससे मालूम चलता है कि रोजगार बेरोजगारी क्या है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेटरी रेशियो है, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से चारों इंपॉर्टेंट है, नोट करना इसको। लेबर फोर्स पार्टिसिपेटरी रेशियो यानी कुल आबादी की तुलना में श्रम बल में, ठीक है, यानी कार्यरत या काम की तलाश में लगे लोग जो इसमें शामिल होते हैं, वो भी होते हैं, इसमें व्यक्तियों का परसेंटेज शामिल होता है। इस तरह से श्रमिक अनुपात, जनसंख्या अनुपात जो है ये, ठीक, इसकी कुल आबादी की तुलना में रोजगार में शामिल व्यक्तियों के परसेंटेज को WPR बोलते हैं, श्रमिक जनसंख्या अनुपात। इसी तरह से गतिविधि स्थिति समान स्थिति यूजुअल स्टेटस, यानी गतिविधि स्थिति सर्वेक्षण जो है उसकी तारीख से पिछले 365 दिनों की अवधि के आधार पर उसको निर्धारित करती है। गतिविधि स्थिति वर्तमान साप्ताहिक स्थिति जो है CWS, यह सर्वेक्षण के पहले पिछले 7 दिनों की स्थिति जो है रेफरेंस के तौर पे लेती है और उस पर डेटा जारी करती है। तो ये चारों जो हैं ये क्या है कि रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित कुछ संकेतक है। अब रोजगार को उत्पन्न कराए जाने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं। तो पहला जो कदम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत शुरू किया गया। इसका उद्देश्य यही है कि सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ साथ रोजगार के अवसर में सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत क्या है, सूक्ष्म और लघु व्यवसायिक उद्यमों और व्यक्तियों को 10 लाख रुपए तक का जो है वो कोलेटरल फी जमानत मुक्त जो है ऋण दिया जाता है। ये ऋण क्या है, नया व्यवसाय शुरू करने के लिए या पुनर्व्यवसाय का विस्तार करने के लिए मुद्रा योजना में। PM स्वनिधि स्कीम्स, इसके तहत क्या है कि कोविड-19 से जो प्रभावित जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उसको व्यवसाय शुरू करने के लिए कोलेटरल फ्री जो है ये क्या होता है कि ऋण देते हैं। PM विश्वकर्मा योजना, पूरे देश में ये बड़ा न्यूज में था, ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पे कारीगरों और शिल्पकारों को हर स्तर पे सहायता देती है। और ये क्या है, गुरु शिष्य परंपरा के ट्रेडिशनल जो सिस्टम उसको मजबूत करने के लिए बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2.0, ये जो आपका व्यावसायिक शिक्षा है उसको मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करने की बात करती है, कौशल विकास पे जोर दे करके भावी पीढ़ियों को रोजगार के योग्य बनाती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, याद रखना, ये UPPCS में पूछा हुआ कई बार सवाल है। ये योजना जो है गरीबी में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठन में शामिल करने पर बल देती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये इसका मंत्रालय अगर देखें तो ये भी UPPCS में पूछा हुआ है, कौशल विकास उद्यमता मंत्रालय ने इसका जो क्रियान्वयन कौन करता है, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ऊपर NSDC बात हुई थी इसकी, इसी का डेटा था।
और ये क्या है, एक प्रकार की कौशल की प्रमाणन की योजना होती है, जो युवाओं को जो इंडस्ट्रीज की डिमांड है उसके अनुसार कौशल प्रशिक्षण पे वो बात करती है। कुछ अन्य पहल भी जैसे मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्मार्ट सिटी मिशन है, रोजगार का मेले का आयोजन है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सरकार ने प्रयास किए हैं। अब बात आती है ना कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमें करना क्या चाहिए, आगे की राह क्या हो, आगे की राह क्या हो, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो इस तरह से अगर देखें तो जो ये आपका टॉपिक है ना, ये वाला रोजगार संबंधी मुद्दे, ये वाला टॉपिक यही कंप्लीट हो गया GS3 का। तो इसलिए बताता हूँ ना कि आप जो मेंस की क्लासेस में थोड़ा सा डिस्टर्ब है बीच में, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया था 2-3 दिन से, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। GS2 में पढ़ा रहा हूँ, उसमें शुरुआत कर दिया मैंने। GS2 GS3 और मतलब जितने GS है ना, इसमें अगर आप मिजन की मैगजीन और उस क्लासेस को देख लो ना, तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपका कवर हो जाएंगी। आपको अधिक उससे अधिक उसके बाद आप खाली आंसर राइटिंग करना है। तो आगे की राह क्या हो सकती है, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमें प्रोडक्शन और डेवलपमेंट पे अधिक जो है श्रम को केंद्रित करना चाहिए। कृषि के अलावा जो अन्य सेक्टर उसमें उत्पादक रोजगार को बढ़ाना चाहिए, विनिर्माण और जो उभरते सेवा सेक्टर है उसमें भी। MSME को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना चाहिए निर्यात के तौर पे। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, मैंने रोजगार को ये उत्पादन और विकास में अधिक देखें तो। कृषि के प्रोडक्टिविटी में सुधार करना चाहिए, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। स्टार्टअप के जो व्यवसाय उसको आसान बनाने के लिए अगर श्रम और कर का जो नियम उसको सरल करना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने के लिए जो है लाभ उठाने के लिए नीतियों और उपायों को अपनाना चाहिए। नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार करने की जो पॉइंट आती है उसमें अगर देखें तो बहुत सारे जो बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के साथ साथ डिजिटल जो इकोनॉमी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसको रेगुलेट भी करना चाहिए। प्रवासियों, महिलाओं, गरीब श्रमिकों की जरूरतों के लिए समावेशी शहरी नीति अपनाने की आवश्यकता है। बड़ा ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, समावेशी शहरी नीति। इसको लिखोगे आंसर में, बड़ा अच्छा लगेगा, मतलब ये सब कीवर्ड से ही आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, कौशल प्रशिक्षण संबंधी जो समस्याओं का समाधान करना चाहिए, युवाओं को जो मार्केट है उसके डिमांड के अनुसार हमें रोजगार योग्य बनाना है, और गुणवत्तापूर्वक कौशल प्रशिक्षण भी देना है, इससे शिक्षा प्रणाली में शामिल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो कौशल प्रशिक्षण में सभी जो है अगर देखें सभी क्षेत्र, सभी आर्थिक सामाजिक जो समूह हैं, उन भौगोलिक क्षेत्र, उनमें कौशल प्रशिक्षण में जो असमानताएं उसको दूर करने की आवश्यकता है। श्रम बाजार, लेबर मार्केट की जो असमानताएं उसको समाप्त करना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सब तक सबकी पहुंच को सुनिश्चित हो, और डिजिटल डिवीजन को खत्म करना चाहिए, डिजिटल डिवाइड जो है। श्रम कानून और विनियमनों को हमें एकदम उदार बनाने की आवश्यकता है। रोजगार वृद्धि में इससे बढ़ावा मिलेगा, खासकर औपचारिक सेक्टर में। न्यूनतम मजदूरी और रोजगार संबंधी जो सख्त कानून है ना, इसके क्या होगा, इससे उभरते हुए अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार की कम वृद्धि के उत्तरदायी बनाते हैं। तो ऐसे में इस पे हमें ध्यान देना जरूरी है। महिला जो श्रम भागीदारी उसमें वृद्धि करना चाहिए। अभी डेटा आपने पढ़ा ना, कि जो डेटा पढ़ा कि कितना कम महिलाएं कमाती हैं, तो वो डेटा है ना उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऐसे में क्या होगा, जो पारिश्रमिक सब्सिडी है या जो कर लाभ है, ऐसे मौद्रिक प्रोत्साहन होना चाहिए, जो मतलब इस तरह से कि टैक्स का उन्हें छूट मिले या उन्हें सब्सिडी मिले कुछ। इससे क्या होगा कि उन्हें राहत मिलेगी। लड़कियों महिलाओं को स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के अंतर को पाटना चाहिए, कम करना चाहिए। वित्त और अन्य इनपुट पर महिलाओं की पहुंच को बढ़ाना चाहिए। इस तरह से अगर देखें तो रोजगार की जो स्थितियां हैं ना, उसमें सुधार हम लोग आगे की राह में कर सकते हैं। इतने सारे सुधार हैं, इतने सारे इसमें कंटेंट मिल गए हैं। रोजगार के सामने जो उत्पन्न कराने के लिए सरकार के कदम हैं, चुनौतियां क्या हैं, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक है ना, रोजगार संबंधी मुद्दे, ये आपका यहीं खत्म हो गया GS3 का। इससे अधिक आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपका टॉपिक यहीं खत्म हो गया। ऐसे में आधे घंटे की क्लास में हम लोगों ने 3 टॉपिक को कंप्लीट किया। जो आपका इनहेरिटेंस टैक्स था, रोजगार संबंधी जो बेरोजगारी के मुद्दे थे ये, और आपका पहला वाला आर्टिकल था जो कि आय असमानता की बात करता था। तो इस 3 आर्टिकल को इकोनॉमिक्स के मेंस के टॉपिक से आप जोड़ सकते हैं GS3 में, और इस पे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इनके अन्य आर्टिकल्स को भी देखेंगे, और धीरे धीरे हम लोग आराम से पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा साल बचा हुआ है अभी अगले अटेम्प्ट के लिए। और जो UPPCC या BPSC दे रहे होंगे उनके लिए भी बिल्कुल बता दूं कि आपको मैगजीन की पूरी क्लासेस यहाँ पे मैं करा दूंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं इसमें मैगजीन से। और सिलेबस से मैं लिंक करके पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा समय लग रहा है इसमें, और क्लासेस भी आधे घंटे की ही होती हैं, ज़्यादा लेंदी मैं करता नहीं हूँ, ताकि जितना आप पढ़ें उसका नोट्स भी बना लें। और आपको पढ़ने का तरीका होना चाहिए ना, जैसे मैंने आज आपको ये पढ़ाया, तो इसको क्या करो ना कि आप इस पर नोट्स बना लो, इसी से मतलब थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में। फिर इसके बाद आप UPSC का और UPPCC का BPSC का PYQ उठाओ सभी साल, मतलब 10-5 सालों का। इसमें देखो कि रोजगार संबंधी मुद्दे पे सवाल कितना आया हुआ है, उन सारे सवाल को सॉल्व कर डालो। ठीक, इससे क्या होगा ना कि आपकी कॉम्प्रहेंसिव तैयारी हो जाएगी मैगजीन के साथ ही। और इस तरह से सोचोगे कि आप एक बार मैगजीन पढ़ेंगे, एक बार सिलेबस पढ़ेंगे, एक बार आंसर राइटिंग करेंगे, एक बार नोट्स बनाएंगे, वो कभी होगा ही नहीं, और इस सिलेबस पूरा साल आपका खत्म हो जाएगा इसी तरह से।
तो आपको कंप्रहेंसिव रूप से तैयारी करने के लिए इसी तरह से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके। इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ ना कि आधे घंटे की क्लासेस हों 35 मिनट की, जिसमें कि 2-3 टॉपिक कवर हो जाए और ये इफेक्टिव तरीके से कवर हो ताकि आपको याद भी हो। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे वाले आर्टिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।